जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, शायद पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज अभी सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और अभी 15 अगस्त बीता नहीं है और आज हम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ कार्यक्रम किया जाएगा। चाहे जो बच्चे विद्यालय जाएंगे, चाहे जो बच्चे किसी संस्थान में जाएंगे या इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, हर प्रकार के अनेक संस्था में अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे ये जो आज़ादी मिली है, आज हम 75वें वर्ष की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मनाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि 15 अगस्त को दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। कहने का मतलब यह है, इसके पहले हम लोग क्या थे? जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज के शिकंजे में थे हम लोग। जो अंग्रेज कहते थे साहब, वो हम करते थे। मतलब अगर अंग्रेज हमें जो कहेंगे वो किसी भी हालत में मुझे करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए अगर हमें कहीं जाना है तो अंग्रेज से पूछकर वो काम मुझे करना पड़ता था। लेकिन जैसे अपना भारत देश आज़ाद हुआ तो हम इस स्वतंत्र भारत में बहुत आसानी से रह रहे हैं। और जैसे आज़ाद अपना देश हो गया तो हमारी इच्छा, हम स्वतंत्र है, मतलब जहाँ इच्छा कर रहा है हम आ रहे हैं, जहाँ मेरी इच्छा कर रहा है वहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसके पहले ऐसा कुछ था नहीं। हमें जो कुछ करना पड़ता था, समझिए अगर सांस लेना भी बहुत उस समय बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो भी समझिए अंग्रेज इतना जीना हराम कर दिए थे कि पूछिए मत। लेकिन यही सब देखकर आज हमारे वीर जो जवान हैं, वीर सपूत हैं, सोचिए कि वो आज़ादी के चक्कर में कूद गए। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सुखदेव हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, तो ऐसे मतलब तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं। लेकिन ये लोग क्या किए? अपने देश की आज़ादी के चक्कर में कूद गए। लेकिन सोचिए कंडीशन इस तरह बना हुआ था कि अगर ये लोग आज़ादी में नहीं कूदते तब तो भाई साहब भारत अपना खतरे में था ही। लेकिन आज ये लोग भारत की आज़ादी में कूद गए तो आज इन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, आज इन्हें देशभक्त नहीं कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है। तो विडंबना उस समय ऐसी थी कि चाहे देश को बचाए या ना बचाएं, अगर बचाएंगे तब पर भी समस्या है, नहीं बचाएंगे तब पर भी समस्या है। लेकिन इन्होंने सोचिए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, इनकी उम्र भाई साहब बहुत ज़्यादा नहीं थी, मात्र 23 से 24 साल थी। लेकिन ये क्या किए? अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी में कूद गए। अब जैसे आज़ादी में कूद गए तो क्या हुआ? आपको पता होगा कि भगत सिंह को फांसी हो गया था, सुखदेव को फांसी हो गया था और राजगुरु को भी फांसी हो गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे अहम भूमिका इसमें अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी की है। अब देखिए महात्मा गांधी जी की क्यों नाम लेते हैं हम? कहेंगे सर आप महात्मा गांधी का काहे का नाम ले रहे हैं? महात्मा गांधी का नाम इसलिए हम ले रहे हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। और जब महात्मा गांधी जी लंदन में गए थे, मतलब वहाँ विदेश अफ्रीका गए थे, वहाँ अफ्रीका में जाने के बाद जब उनसे गोपाल कृष्ण गोखले मिले तो वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको स्पष्ट कह दिया था कि देखिए महात्मा गांधी जी, आप अपने भारत को ना तो भूख हड़ताल करके अपने स्वतंत्र करा सकते हैं, ना तो आप आंदोलन कर। तो महात्मा गांधी जी से वहाँ ये सीख मिला था। महात्मा गांधी जी सोचते हैं अगर हम अपना देश युद्ध करके या कि मतलब किसी तरीके से अपने भारत को आज़ाद करा दें तो ऐसा इम्पॉसिबल था। तो महात्मा गांधी ने इसी तरह से क्या सत्य अहिंसा के मार्ग पर चला और धीरे धीरे अपने भारत को प्रगति की ओर लेकर चला। लेकिन वाकई में एक समय ऐसा आया जो सफलता मिला। लेकिन बात ये बनता है कि जब महात्मा भगत सिंह को फांसी हुआ था तो प्रश्न लोग ये उठाते हैं कि सर जी आखिर जब भगत सिंह को फांसी हुआ था तो महात्मा गांधी क्यों नहीं बचा लेते? लेकिन लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। लेकिन भगत सिंह को बचाने का सबसे बड़ा कारण यह था, उनको बचाने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं था, इसलिए वो नहीं बचाएं कि अगर एक लोग के चक्कर में महात्मा गांधी उलझ जाते तो शायद उनके पीछे जो पूरे भारतीय हैं वो पूरे के पूरे उथल पुथल हो जाते। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर एक लोग की मृत्यु हो रहा है, अगर 100 लोग जिंदे हैं तो एक लोग को मरना उस समय ठीक है। जैसे अगर मोटी मोटा हम कहें कि एक लोग के मरने से अगर आपके घर में 10 लोग अगर सुरक्षित हैं तो एक लोग का मरना ठीक है। अगर एक गांव अगर जल जाने से एक जिला बच जा रहा है साथियों, तो एक गांव को जला देना चाहिए। लेकिन अगर एक जिला अगर जलाने से हमारा क्या एक प्रदेश बच रहा है तो हमें अपना प्रदेश देखना है। तो उस समय यही विडंबना थी, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, भाई साहब भगत सिंह को नहीं बचा पाया। लेकिन बात ये हम करते हैं कि आखिर ये धीरे धीरे विकट परिस्थिति कैसे होता गया। तो जब 1919 की बात आई तो 1919 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, आपको पता होगा, इसी समय एक रोलेक्ट एक्ट पारित कर दिया गया जिसको कहा जाता है अंधा कानून।
न इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। आपको बहुत बखूबी से पता होगा। लेकिन जैसे अमृतसर में आपको पता होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 की बात है, इसी समय क्या हुआ था भाई साहब, डायर की पोस्टिंग अमृतसर में हो गई। लेकिन उस अमृतसर के अंदर अगर हम देखें तो चारों तरफ से चहर दीवारी है और उस चहर दीवारी के अंदर एक उसमें कुआं है। अब सोचिए उसी दिन 13 अप्रैल के दिन क्या था, वैसाखी का त्योहार था। अब जैसे वैसाखी का त्योहार बहुत बढ़िया से धूमधाम से ये लोग मना रहे हैं, तो हुआ क्या, इधर तो भाई साहब खुशी का पूरा माहौल फैल गया है। लेकिन सोचिए आप देखिए, जैसे अंदाजा लगाइए आप किसी घर में हैं, अंधेरे कमरे में सो रहे हैं, बढ़िया से लाइट अगर जला दिया जाए, अगर आपके चारों तरफ से पिस्तौल लगा दिया जाए, सोचिए आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। वही ठीक घटना वहां हुआ। ऐसे पूरे चारों तरफ से चहर दीवारी था और निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता था उसमें, और वो क्या किया, उस पर पिस्तौल लगवा दिया। और पिस्तौल लगवा दिया, लगवाने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया और फायरिंग करवा दिया, जिससे पता नहीं कितने सैकड़ों भारतीयों की जान वहां सोचिए गई। लेकिन डायर ने क्या किया, जब वहां से मारने के बाद, ये सब कर्मकांड करने के बाद जब बाहर अपना चलता था, तो जो भारतीय मिलते थे वो क्या किया, जो भारतीय मिलते थे साहब, वो घसीटते हुए क्या अपने पीछे पीछे लेकर जाता था। लेकिन मैं बता दूं, जो महिलाएं उसमें भाई साहब रही होंगी, कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ महिला भी होंगे, कुछ लड़कियां भी रही होंगी, जिसे मान लीजिए, तो जो उसमें क्या थी, औरतें थी। तो कुछ औरत ऐसी थी जो भाई साहब उनके पेट में बच्चे थे, आपको पता होगा। तो वो क्या हुआ, जिनके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, जिनके माता के पेट में बच्चे पल रहे हैं, सोचिए वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करें। अब तो या तो गोली के शिकार वो हो जाएं या तो मर जाएं। लेकिन वो क्या किए, जाकर कुएं में छलांग लगा लिए। अब जैसे कुएं में वो कूदते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि कुआं लाशों से पट जाता है। अब जैसे एक औरत कूदी, दो औरत, तीन औरत, ऐसे धीरे धीरे सारे औरतें जाकर अपनी जान बचाने के लिए, जो उनके गर्भ में, जो उनके कोख में बच्चा पल रहा है, उनकी जान बचाने के लिए वो कुएं में कूद गए। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया तो उस कुएं में से भाई साहब अगर पानी निकाला जाता था तो रक्त मिलता था, मतलब उससे खून निकलता था। लेकिन उसी बीच में एक नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह बाहर से पूरा कर्मकांड देखा था और ऊधम सिंह ने क्या किया, ऊधम सिंह ने सोचा कि अय मेरे डायर, जैसे आज मेरे भारतीय को आपने मारा है, मैं आपसे बदला जरूर लूंगा। तो ऊधम सिंह ने क्या किया, वो अनाथ आश्रम में पला था, उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 वर्ष का था। लेकिन रहने के लिए ना तो घर थे भाई साहब, वो क्या करता था, घर से पूरा साया एकदम उजड़ चुका था, ऐसे रोड पर अपना रहते थे, जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन ऊधम सिंह ने संकल्प लिया, मैं डायर तुझे मारूंगा जरूर। वो क्या किया, सोचा कि अगर हम लंदन में जाएंगे तो भाई पैसा लगेगा मारने के लिए, लेकिन हम कैसे जाएंगे। वो क्या किया, दूसरों से मांगने से अच्छा सोचा कि अगर हम किसी से पैसा मांगेंगे तो वो बेहतर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना कारपेंटरी का खुद काम किया। कारपेंटरी मतलब जो लकड़ी वाला काम होता है, वो लकड़ी वाला काम करके धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो कहाँ गया, लंदन में चला गया। लंदन में वहां पर गया, उसे जानते हैं कम से कम 15 से 16 साल लग गए। अब वहां पहुंच गया, लेकिन पहुंचने के बाद भाई साहब सोचा कि डायर को कैसे मारेंगे, मेरे पास तो ना तो कोई हथियार है। वहां धीरे धीरे होटल में जाकर प्लेट साफ किया, पैसा इकट्ठा किया, वहां से अपना रिवॉल्वर लिया। अब जब 1940 की बात आई, सोचिए इधर 1919 की बात है, लेकिन 21 साल बाद डायर ने वहां जब गया, पूरा अपना सिस्टम बना लिया, तो वहां अंग्रेजों का एक सभा चल रहा था और उस सभा में डायर ने क्या किया, भाषण दे रहे थे, ऐसे बहुत जोरदार भाषण। तो जब वो गेट पर गया तो वहां दरबारी थे, दरबारी उन्हें क्या किए, ऊधम सिंह को नहीं जाने दिए, रोक दिए। लेकिन वहां पर उसके देखें, उसके हाथ में किताब था, उसी किताब में भाई साहब वो क्या किए, पिस्तौल को लिए थे। लेकिन वो जैसे तैसे अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही ऊधम सिंह अंदर जाते हैं तो पिस्तौल निकाल कर ऐसे तुरंत पहली बार डायर को मार देते हैं। और उसके बाद जो अनेक वहां पर अंग्रेज थे, अंग्रेज वहां पर कांपने लगे, क्योंकि भाई साहब इनका शरीर तो बहुत खतरनाक था ऊधम सिंह का, आप देखे होंगे। अब जैसे ये मारे तो वहां के अंग्रेज लोग कांपने लगे। तो ऊधम सिंह ने क्या कहा, ऊधम सिंह ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आपसे दुश्मनी नहीं है, जिससे अगर हमारी दुश्मनी है हम उसे मार दिए। ये हमारे भारत के लोगों को मारे थे और आज हमारी अंतिम इच्छा पूरी होती है, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। ये आप पिस्तौल ले लीजिए, लेकिन अब हम जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे बहुत समय बीत गया। तो हमें सीख यह मिला कि देखिए, कठिनाइयां चाहे जैसी हो ये मैटर नहीं करता,
हमें उससे लड़ना पड़ेगा। अगर आज ऐसे सोचते हैं कि ये लोग भी आज़ादी हमें नहीं मिल पाएगा, तो कभी भी वाकई में आज़ादी नहीं मिल पाता। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आना नहीं चाहिए। जिस दिन आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ आने लगी तो समझिए उसी दिन से आप क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जो चीज़ किए हैं पीछे वो मायने नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि आप प्रेजेंट समय में मतलब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। पीछे जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, आपका जो वर्तमान है आप इसे बहुत बढ़िया से बनाइए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो आपके लिए मैटर करता है। ये जो बीत गया है आप उसके चक्कर में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो आपका वर्तमान में चल रहा है इसे बहुत बढ़िया से करिए। तो मेरा पूरा मकसद यह था आज़ादी का कि मैं आपको ये बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि सोचिए आज देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे हमारे जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी, सोचिए मात्र 20 साल 22 साल के लोग सोचिए क्या कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन आज हम उन लोगों को याद नहीं करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था मेरे साथियों कि 15 अगस्त के दिन आपको कुछ बातें बताया जाएं जिससे आपको भी कुछ याद रहे, और धीरे धीरे और बच्चों को शेयर करिए और बच्चे ताकि जानकारी उनको मिले कि आखिर हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। जैसे तिरंगा हम ले लेते हैं, तिरंगा में 3 कलर हैं। बहुत लोग से पूछेंगे कि तिरंगे में 3 कलर काहे के हैं, आपको पता नहीं। ऊपर बहुत लोग कहते हैं लाल है, वो लाल नहीं है, वो वाकई में केसरिया है। उसके बाद बीच में आपका सफेद है, उसके बाद नीचे कौन सा कलर है, आपका हरा कलर है। पूछेंगे तिरंगे में कितने कलर है, कहेंगे 3 कलर, तो ब्लू वाला कहाँ गया। तो तिरंगे में टोटल कितने कलर हो जाएंगे, 4 कलर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर तरीके से आपके भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो मतलब आप जो चीज करिए वो हमेशा ईमानदारी से करिए। जैसे आप जब अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका टांग खींचेंगे, आप कोई बढ़िया काम करेंगे लोग आपकी बुराई करेंगे, कहीं अच्छे जगह जा रहे हैं लोग आपको परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई बढ़िया काम करेंगे तो आपके बीच में कठिनाइयां समस्या बहुत आते रहेंगे, लेकिन इन समस्याओं को हमें छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना है, हमें पीछे नहीं देखना है। लोग क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जानते हैं कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है। जब आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ होगी। आज आप अकेले हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ये आपको कहेंगे ये पागल है, ये वैसे है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे तमाम 1000 प्रकार के लोग घूमने लगेंगे। तो इसीलिए मैं बताया जो कुछ बातें था, मैं अपनी इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।